बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन कराम, आपको होम्योपैथी के इस लेक्चर सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा होम्योपैथी एफोरिज़म के बारे में ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ एफोरिज़म के बारे में समझाया था कि एफोरिज़म किसे कहते हैं। तो आज हम हनमन का पहला एफोरिज़म और उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एफोरिज़म नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये टेक्स्ट है, द हाईएस्ट एंड ओनली मिशन, कॉलिंग, vocation of a physician is to restore the sick to health, to cure as it is termed। इसमें आपने ये पैरेंथेसिस के दरमियान दो वर्ड देख रहे हैं, एक कॉलिंग, एक वोकेशन, और थर्ड वर्ड जो है ये मिशन है। तो ये डिफरेंट एडिशंस में वर्ड्स यूज हुए हैं। 6th एडिशन में मिशन यूज हुआ है। इससे कबल इसी मिशन की जगह पे कॉलिंग भी यूज हुआ है और वोकेशन भी यूज हुआ है। वोकेशन का मतलब होता है पेशा। अच्छा, इसमें चंद चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं जिनके बारे में एक अच्छे होम्योपैथ को जानना इंतहाई ज़रूरी है। मैं इसको एक एक वर्ड करके पहले ट्रांसलेट करता हूँ। याद रखें, जितने भी वर्ड जिनमें TRANSI वो ट्रांस होता है। ट्रांस, आप ट्रांस ना बोला करें, ट्रांसलेशन। दिस इज ट्रांसलेशन। द हाईएस्ट, हाईएस्ट जो है ये एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म है, यानी इसम सिफ्त का आखिरी दर्जा है। पहली इसम सिफ्त हाई है, दूसरा हायर और तीसरा हाईएस्ट, यानी ये आखिरी डिग्री है। द हाईएस्ट सबसे आला, एंड ओनली मिशन, ओनली का मतलब है फकत, मिशन का मतलब है इश्क, जज्बा, शौक, लगन। ऑफ अ फिजिशियन, एक फिजिशियन का सबसे आला और फकत वाहद मकसद, इज टू रेस्टोर द सिक टू हेल्थ, वो ये है कि वो एक बीमार आदमी को दोबारा सेहतमंद बना दे। रेस्टोर का मतलब होता है दोबारा बहाल करना। टू क्योर एज इट इज टर्म्ड, यानी उसका इलाज कर दे, इसे ऐसे ही समझना चाहिए। गोया इसमें चंद वर्ड हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक द हाईएस्ट है, दूसरा ओनली मिशन है, तीसरा फिजिशियन है, चौथा सिक है कि सिक क्या होता है और क्योर क्या होता है। तो हम इतना सिर्फ पढ़ने के बाद अपनी सेकंड स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये फुट नोट है, फुट नोट को बाद में मैं समझाऊंगा ये क्या है। द हाईएस्ट हमने इसमें बिगिनिंग में पढ़ा है। द हाईएस्ट ये क्या है? ये कह रहा है कि लास्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं इसम शिफ्ट को, ये एडजेक्टिव नहीं है, दिस इज एडजेक्टिव। इसमें डी साइलेंट है, एडजेक्टिव। तो ये लास्ट डिग्री है एडजेक्टिव की, इसम शिफ्ट का आखिरी दर्जा है, यानी एक फिजिशियन का टॉप का दर्जा जो है वो क्या है? वो है मरीज को सेहत की तरफ ले आना। ओनली मिशन, इसमें देखें आपने पहले पढ़ा है, ये देखिए यहाँ लिखा ओनली मिशन। अब ओनली पे थोड़ा गौर करें। ओनली मिशन का मतलब था फकत, वाहद उसका मिशन ये है कि मरीज को सेहत की तरफ ले आए। वर्सेस मिशन वर्सेस वर्क। अब ये तीन वर्ड मैंने यूज किए हैं, ओनली मिशन, मिशन और वर्क। इन तीनों में फर्क क्या है? ओनली मिशन का मतलब है फकत और फकत एक ही लगन, एक ही तवज्जो, एक ही इश्क, इसका नाम है ओनली मिशन। वर्सेस मिशन, अगर मिशन होगा तो इसके साथ हो सकता है उस शख्स को कि कुछ और ड्यूटीज भी हों, कोई और काम भी हो, कुछ और भी मिशन हो। लेकिन जब वो ओनली मिशन कह देगा तो इसका मतलब ये है कि मुआरिज का फकत और फकत एक ही मकसद है। वो क्या है? कि मरीज को सेहत की तरफ ले आए। अब मिशन, ओनली मिशन और मिशन की समझ आ गई। तीसरी चीज है वर्क, काम। इन तीनों में फर्क है। ओनली मिशन का मतलब है फकत वाहद मिशन,
और मिशन जो है इसका मतलब भी जज्बा है, लेकिन इसके साथ ओनली नहीं है, फ़कत नहीं है। वर्क और काम, तीसरा काम है। अभी देखें, काम जो है ये किसी शख्स का मिशन नहीं कभी भी हो सकता। फॉर एग्जांपल विशेज़ हैं, इंसान की ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशात हैं, जॉब्स लोग करते हैं, डिज़ायर्स हैं, उसकी ख्वाहिशात हैं, और नॉट मिशन बट नीड्स। ये असल में मिशन नहीं है, कि किसी शख्स का ये जज्बा नहीं है, ये मिशन नहीं है, बल्कि ये तो इसकी ज़रूरियात हैं जिन्हें वो पूरा करता है। मिशन मीन्स डिवोट। मिशन का असल में मकसद है अपने आप को किसी चीज़ के लिए मुकम्मल तौर पर वक़्फ़ कर देना, इसका नाम है मिशन। अब देखें, जो गुड होम्योपैथ हैं वो तो सारा दिन काम ही यही करते हैं कि वो पढ़ने वाले बड़े होते हैं, ये हमेशा याद रखना। बल्कि आप यूँ कह लें कि मैंने तो आज तक जितने भी अच्छे राइटर देखे हैं वो मुतालिया बहुत ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, मंटो एक बहुत बड़ा उर्दू का राइटर है। एक वक्त था कि मेरा प्रोग्राम बना था मंटो पे पीएचडी करने के लिए, तो मैंने एक यूनिवर्सिटी को अपना थीसिस भेजा, हाइपोथेसिस भेजा, अपना प्रपोजल भेजी। उन्होंने उसको एक्सेप्ट ही कर लिया और उन्होंने कहा कि आप $100 सबमिट करवा दें। इसका सुपरवाइज़र जो है वो मक्का में एक बंदा है, डॉक्टर अब्दुल मजीद नाम है उसका, और आपके हरम में जितने भी लेक्चर्स होते हैं उनकी अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन वही बंदा करता है। उसने मुझे कहा कि जी आपकी प्रपोजल एक्सेप्ट हो गई है, यू हैव टू सबमिट $100, आपने $100 जमा करवाना है। अब इसको मेरी हार्ड लक देखने की उन्हीं दिनों में सऊदीया में कोरोना आ गया और मैं वो $100 ना सबमिट करवा सका। बड़े बुरे दिन हमने गुजारे, अंदर ही कैद होके रह गई। तो उसके बाद फिर ऐसा मेरा ज़हन बदला कि मैंने दोबारा इसकी तरफ सोचा भी नहीं कभी। तो मैंने आई स्टडीड मंटो थारोली अबाउट हिज अर्ली बायोग्राफी एंड द डिफरेंट पीपल हु हैव रिटन बुक्स ऑन हिम। लोगों ने जो इसमें चुताई है उसका कंपैरिजन किया उसके साथ। तो मैंने मंटो के बारे में जब डीपली पढ़ा तो पता चला कि इसने बाज़ रशियन प्लेज भी ट्रांसलेट किए हैं और इसका मुताला बहुत ज़्यादा था, बेतहाशा मुताला था। तो हमेशा याद रखें, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने यहाँ नाम कमाया है उनकी स्टडी बहुत ज़्यादा है, दे स्टडी अ लॉट। और ज्यों ज्यों इंसान पढ़ता जाता है उसका विजन वास्ट होना शुरू हो जाता है। हमारे इंग्लिश लिटरेचर में एक बंदा है ब्राउनिंग, उसने बड़ी अच्छी अच्छी पोइम लिखी हैं। ब्राउनिंग ने एक पोइम लिखी, सोडेलो नाम था उसका, सोडेलो। लिटरेचर वाले लोग शायद जानते हों जो पढ़ने के शौकीन हैं। जब उसने लिख ली तो ब्राउनिंग की सूरत हाल ये थी कि उसे डॉक्टर जॉनसन की पूरी डिक्शनरी ज़बानी याद थी। अब बड़ा काम है पूरी डिक्शनरी याद रखना, उसको ज़बानी याद थी। तो उस लिखने के बाद उसने जब लोगों को पढ़ने के लिए दिया तो एक बड़ी उस दौर की अच्छी राइटर थी, उसको उसने एज ए प्रेजेंट दी कि ये पोइम पढ़ो, मैंने सोडेलो पोइम लिखी है। तो जब उसने पढ़ी तो बेचारी अपना सर पकड़ के बैठ गई और वो कहने लगी कि मुझे कोई समझ नहीं आई वेदर सोडेलो इज़ द नेम ऑफ some entity or whether it is the name of a city or country or what सोडेलो is। और वो उसके बारे में ओपनली कहती है कि जब मैंने इसको रीड आउट कर लिया तो मुझे यूँ लगा कि जैसे मेरा दिमाग ठिकाने नहीं रहा, मैं पागल हो गई, मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आई। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि बुक रीडिंग जो है ये आपका बहुत बड़ा उस्ताद है और आप जूँ जूँ पढ़ते जाएंगे आप समझते जाएंगे कि मैं बहुत बड़ा नालायक हूँ, क्योंकि आपकी शॉर्ट कमिंग आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। तो जिस तरह वो है ना, एम्प्टी वेसल साउंड्स अ लॉट, कि वो खाली ढोल आवाज़ बड़ी देता है। ज्यों ज्यों आप पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि यार मैं तो बड़ा निकम्मा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो बिल्कुल जाहिल हूँ। लेकिन अगर आप इस स्टडी को तर्क कर देंगे तो फिर आप फन्ने खां बन जाएं, फिर जो मर्जी करें, फिर तो जनाब स्टेज के ऊपर खड़े होकर जो आपके मुंह में आए बोलते जाएं। तो मिशन जो है इसका मतलब होता है डिवोट कर देना, और डिवोशन तब आएगा जब आप स्टडी करेंगे। आप स्टडी को छोड़ देंगे तो इसका मतलब ये कि आप अपने दावे में कच्चे हैं, आप डिवोटी हैं ही नहीं। अब ये मिशन के बारे में यहाँ मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ
कि चूँकि मैं क्रिश्चियन लोगों में बहुत रहा हूँ, इनके यहाँ मिशनरी स्कूल्स हैं। वहाँ मैंने टीचर को देखा कि वाकई उन्होंने अपने आप को अपने मकसद के लिए डिवोट किया हुआ था। इसी तरह से इनके मिशनरी हॉस्पिटल्स हैं। इसी तरह क्रिश्चियनिटी के यहाँ कॉन्सेप्ट है एक फादर का, ब्रदर का, नन्स का इन क्रिश्चियनिटी। ईसाईयत में ये ब्रदर, फादर और नन्स जो है ना, ये इनकी जो वो जिन्होंने ऊपर स्कार्फ पहना हुआ होता है, पता नहीं अब उनको आप क्या कहते हैं, हम तो सिस्टर तो उनको कहा करते थे। इन्होंने भी अपने आप को रिलीजन के लिए डिवोट कर दिया होता है मुकम्मल तौर पे। तो वाकया ही इनको मैंने बड़ा डीपली देखा है। इनके अंदर ऑनेस्टी भी है, फादर के अंदर, ब्रदर के अंदर, नन्स के अंदर, और ये बड़े लविंग लोग हैं, इंतहाई लविंग है। आप कभी इनके, यू मस्ट गो इन प्रॉक्सिमिटी टू दीज पीपल एंड यू वुड फाइंड देम मोस्ट लविंग, मोस्ट लवली पीपल। ये मैं नन्स जो है उनके पास जाता रहा हूँ खुद, और बड़ी खूबसूरत होती हैं, डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ की थी। तो मैंने इन लोगों को बड़ा अच्छा पाया, अखलाक के बड़े आला म्यार पे पाया इनको। तो ये लोग असल में मिशनरी लोग हैं, इन्होंने अपने आप को डिवोट किया हुआ है अपने काम के लिए। एफोरिज्म में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है फिजिशियन। उसने, हनुमान ने फिजिशियन लफ्ज़ यूज़ किया है, होम्योपैथ यूज़ नहीं किया। अगर वो सिर्फ वर्ड होम्योपैथ यूज़ करता तो हम कह सकते थे कि हनुमान प्रेजुडिस्ड है, बल्कि उसने होम्योपैथ की बजाय फिजिशियन इस्तेमाल किया कि फिजिशियन का काम है कि सिक की हेल्थ को रेस्टोर कर दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रेज होता है, हु इज़ टू बी कॉल्ड अ गुड फिजिशियन, कि अच्छा फिजिशियन कौन है। अच्छा फिजिशियन वो है अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट वेरी वेल, जो अपने मरीज को बड़ी अच्छी तरह समझता है। अब पेशेंट के बारे में सुन लें कि जब पेशेंट आपके सामने आता है, फ्रॉम हेड टू टो यू हैव टू स्टडी हिम डीपली, नॉट ओनली हिज पैथोलॉजी और द डिजीज और द ऑर्गन विच इज बीइंग सफर्ड। आपने सिर्फ पेशेंट का वही अज़ा ही नहीं देखना जिसमें सफरिंग है। हमारे सिस्टम में और एलोपैथ सिस्टम में यही बुनियादी फ़र्क है कि हम पूरे बंदे का इलाज करते हैं, जबकि एलोपैथ के पास चले जाएं तो आपको डिफरेंट टेस्ट लिख के दे देंगे और वो उसको उस पर्टिकुलर ऑर्गन को ठीक करने की कोशिश करेंगे, जबकि एक अच्छा होम्योपैथ उसे ज़हनी तौर पे भी ठीक करता है और जिस्मानी तौर पे भी ठीक करता है। तो एक अच्छे होम्योपैथ को पेशेंट को समझना चाहिए, फिर उसको पैथोलॉजी भी आनी चाहिए, फिजियोलॉजी भी आनी चाहिए और साइकोलॉजी भी आनी चाहिए। बाद पेशेंट जो हैं वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं। जैसे वो परवीन शाकर का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि उसने जलती ही पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। कि बाज़ औक़ात आप किसी को प्यार भरी एक थपकी दे दें तो मरीज़ आधा ठीक हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर्टिकुलरली एलोपैथ के पास तो इतना वक्त नहीं है वो किसी को थपकी दे सकें। वो तो बड़ी मुश्किल से अपनी फ़ी कलेक्ट करते हैं और कलेक्शन के बाद मरीज़ को 2 या 3 मिनट देते हैं, उसके बाद कहते हैं जाओ फारो तुम, अब नेक्स्ट बंदा आ जाए। यानी एलोपैथ के पास साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, स्वाय साइकेट्रिस्ट के पास, वो भी मेडिसिन ही देता है हिस्ट्री लेके। उसके बाद अब ये फिजिशियन और वर्सेस होम्योपैथ आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि ट्रू होम्योपैथ कौन है। ट्रू होम्योपैथ वो है जो फॉलोज रूल्स, जो असूलों की पैरवी करता है, याद रखें। अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ लोगों ने इसके हनुमान के रूल्स तोड़ दिए। आपको हर जगह इनके चीथड़े उठते हुए नजर आएंगे। अंग्रेजी में एक मकूला है कि द रूल्स आर फॉर द फूल, द वाइज कैन मेक एंड ब्रेक दैम। कि रूल जो हैं कहता है कि बेवकूफ़ों के लिए होते हैं, अक्लमंद लोग उनकी जगह नए कवानीन ले आते हैं और पुराने कवानीन को गलत साबित कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हनुमान को गलत तो कोई साबित कर नहीं सका, लेकिन उसके रूल्स किए इन्होंने चीथड़े उड़ा दिए हैं। और याद रखें हमारे यहाँ होम्योपैथी की बदनामी का सबब यही लोग हैं। अब एक और क्वेश्चन बड़ा लोग करते हैं कि जी फिर आराम तो आ जाता है। आराम की सूरत हाल ये है कि अक्सरियत को यही नहीं पता कि पैलिएशन, सप्रेशन और क्योर में क्या फ़र्क है।
मैं मानता हूँ कम्बिनेशन से या एक से ज़्यादा दवाओं से बाज़ का पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन इसमें अक्सर जो आप बाज़ार से कंपाउंड वगैरह खरीदते हैं इससे मराद दब जाते हैं, सप्रेशन हो जाती है, आप आर्जी तौर पे ठीक होते हैं, आप क्योर नहीं होते। अब जो मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं, हो सकता है इनमें से फिजिशियन के अलावा आम लोग भी शामिल हों, अब मुझे तो पता नहीं है, मैं तो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। अब अपने दिल पे हाथ रख के खुद ही सोचो कि जो लोग बाज़ार से कम्बिनेशन नंबर वगैरह लेके खाते हैं क्या वो ठीक हो जाते हैं? आपको 90% ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे जी पैलिएशन होती है, खाते रहो तो ठीक है, छोड़ दो तो बस खत्म। तो फिर उससे बेहतर यही है कि एलोपैथी बंदा खा ले। इस सिस्टम में आने की ज़रूरत क्या है? एक चीज़। सेकेंडली, अगर आपने बाज़ार में मौजूद कंपाउंड और कम्बिनेशन देने हैं तो फिर आप किस लिए बैठे हैं? तो ये तो फिर मरीज़ वहाँ से पंपलेट खरीद के खुद ही खरीद ले और खाए। तो ट्रू होम्योपैथ जो है ये रूल्स को फॉलो करता है। सिंगल मेडिसिन, हमेशा मेडिसिन एक ही देता है। मिनिमम डोज, उसकी डोज बड़ी ही थोड़ी देता है, कलील मकदार। 3 ग्लोब्यूल जो है वो मॉइस्चर करके दे देता है और उसके बाद इंतज़ार करता है। अगर मेडिसिन में देने के बावजूद मरीज़ में कोई बेटरमेंट ना आए तो फिर बाद का कोई मियाज़मेटिक ब्लॉक होता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रेमेडी रिलेशनशिप को जानता है कि दवाएं एक दूसरे के साथ कैसे मिलती हैं। अब यकीन माने कि पाकिस्तान के एक डॉक्टर अब्दुल रहमान हैं, उनकी एक बुक है द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रेमेडी रिलेशनशिप। आप मुझे ऑनेस्टली पूछे ना तो मैंने इस जैसी किताब कहीं देखी नहीं है। इट इज़ ए मास्टरपीस इन होम्योपैथी। आई हैव नेवर सीन इवन सिंगल book even in English literature on homeopathy which can compete this book। मुझे कोई किताब ऐसी नज़र आई ही नहीं जो इसके पाए की हो। अल्लाह पाक उसको जज़ाए खैर दे। प्रोफेसर अब्दुल रहमान साहब ने लिखी है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रेमेडी रिलेशनशिप। मैं तो कहता हूँ कि हर एक अच्छे होम्योपैथ की बेड बुक होनी चाहिए। मैं अपने केसेस की बात करता हूँ। मेरे केसेस जब भी फंस जाते हैं तो मैं सेकंड प्रेस्क्रिप्शन देने से पहले हमेशा रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी रिलेशनशिप को खोल के देखता हूँ। इसका नॉलेज भी होम्योपैथ के पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ पोटेंसी, और पोटेंसी का नॉलेज भी होना चाहिए कि पोटेंसी कौन सी देनी चाहिए। ये आपको एक्सपीरियंस सिखाएगा। यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एफोरिज्म नंबर 1 में हनुमान ने सिख का वर्ड यूज किया कि सिख कौन होता है, क्योंकि देखिए ना एक बार फिर आप पढ़ें द हाईएस्ट एंड ओनली मिशन। मेरा ख्याल हाईएस्ट की समझ भी आ गई, ओनली मिशन की भी आ गई, आपको पोजीशन भी मैंने समझा दी है। इज टू रेस्टोर द सिक टू हेल्थ। ये देखें सिक। अब सिक को हम देखते हैं कि सिक कौन होता है। सिक ऐसे शख्स को कहते हैं जो किसी बहुत बड़ी बीमारी में गिर जाए। फॉर एग्जांपल किसी के प्लेटलेट्स इस हद तक नीचे आ जाएं कि अगर उसका ध्यान ना किया जाए और डॉक्टर कह दें कि इसका ध्यान न रखा जाए तो ये एक्सपायर हो जाएगा, ये सिक है। उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD जिसे कहते हैं इतनी ज़्यादा हो जाए कि उसके तकरीबन को 70-80% शरियाने बंद हो जाएं और पूरे पाकिस्तान में हाल दुहाई मच जाए कि ये शरियाने अगर बंद होगी तो क्या बनेगा। इसे हम सिक कहते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर हजरात जो है बीमार होते हैं, ठीक है, और जब मुल्क से बाहर चले जाएं, फॉरेन में चले जाएं तो डियर कहते हैं ये इसको हरन की तरह चुंगियां मारते हैं। लैम आपने कभी देखा नहीं, जब बाहर आ जाए तो बकरी के छोटे छोटे लेले जो हैं ये दोनों टांगों पे खड़े होकर डांस करना शुरू कर देते हैं। अगली दोनों टांगें उठा लेते हैं एंड दे बिगिन टू डांस बाय स्टैंडिंग ऑन देयर बैक लेग्स। पिछली टांगों के ऊपर अगली टांगें खड़ी कर लेते हैं और जनाब डांस करते हैं बड़े खुश होके। यही हाल इन हजरात का है कि जब ये बाहर जाते हैं तो लेलों की तरह डांस करते हैं, हरन की तरह चुंगियां मारते हैं, लेकिन पाकिस्तान आ जाएं तो सिक हो जाते हैं। इनके फिर प्लेटलेट्स भी गिर जाते हैं, इनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो जाती है। इसमें एक वर्ड बड़ा खूबसूरत है, फॉरेन। फॉरेन का मतलब होता है कोई गैर मुल्क, यानी मुल्क से बाहर। अब ये देखें कितनी खूबसूरत बात है कि फॉरेन और फेन, देखें इसी से मैंने ये जो है वो वर्ड लेके तो ये बनाया है। देखें
ये IGN, ये आखिरी मैंने IGN उठा लिया ये वाला, ठीक है। और EIGN देखें, EIGN, इसमें भी आखिर में EIGN, और एक F इसके आगे लगा दिया, F, ये देखें FEIGN, ये है फेन। फेन का मतलब होता है मकर करना। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में रहें तो ये मकर करते हैं और बाहर चले जाएं तो ये ठीक हो जाते हैं। तो ये सिख हैं लोग। अच्छा, अब जब ये बाहर होते हैं तो हेल्दी होते हैं, पाकिस्तान में आ जाएं तो अनहेल्दी। बाहर हो तो इनमें हार्मनी भी होती है। हार्मनी का मतलब होता है हर शय अपने टिकाने पे, और टांगें बाजू हर चीज़ ठीक होती है। ये नहीं होता कि लत्तां डिंगियां तो पुलिस मुकाबले, हर चीज़ इनकी ठीक होती है। डिसहार्मनी, लेकिन जब यूं ही पाकिस्तान में आ जाएं तो इनका तनासब ख़त्म हो जाता है। इक्विलिब्रियम, बाहर हो तो इनका तवाज़ुन होता है, डिसइक्विलिब्रियम, और जनाब अंदर आ जाएं तो फिर इनका तवाज़ुन बिगड़ जाता है। ईज़, बाहर हों तो बड़े राजी आराम से, और जनाब पाकिस्तान में आ जाएं तो डिजीज़। तो ये सूरत हाल सारी है सिख की। अब ये सारे काम जो हैं एक बीमार शख्स को उसकी पहली सूरत हाल पे ही ले आने का नाम सेहतमंद होना है। नेक्स्ट, अब सिख की मेरा ख्याल है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ये आखिरी स्लाइड है। अब हम फुट नोट्स की तरफ आते हैं। फुट नोट मैंने आपको समझाया हुआ है, ये इसके फुट नोट हैं। अब वर्ड बाय वर्ड समझाने की बजाय मैंने इसका नेक्टर निकाल लिया है, और नेक्टर निकाल के वो मैंने आपको समझा दिया। एक तो ये लफ्ज़ पढ़ लें, एस्टोनिश द इग्नोरेंट। एस्टोनिश का मतलब होता है हैरान करना। द इग्नोरेंट का मतलब होता है जाहल। जाहल बंदे को ड्रामेबाजियां करके हैरान करना। सफरिंग ह्यूमैनिटी विद आइडल टॉक। सफरिंग ह्यूमैनिटी का मतलब होता है दुखी इंसानियत। आइडल टॉक का मतलब होता है हमाकत भरी गुफ्तगू। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने अंडरलाइन की है। अब मैं फुट नोट आपको समझाता हूँ इसका। फुट नोट में पहले आप समझें, टू कॉल अ स्पेड। ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है खरी खरी बात सुनाना। खरी खरी बात सुनाना। ब्रैकेट में मैंने लिखा है इकबाल। इकबाल एक बहुत बड़ा शायर है, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है। उसका एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि ना आबल मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, ना आबल मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका कंद। जिन लोगों ने भी साफ साफ बात की है, ये तो पक्की बात है उनके दुश्मन बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा दुश्मन क्रिएट कर लेते हैं वो अपने लिए। तो टू कॉल ए स्पेड का मतलब है सीधी सीधी बात करना। इसमें फुट नोट में हनुमान ने बड़ी खरी खरी सुनाई है ड्रामाबाजों को। स्पिन, स्पिन का मतलब होता है चरखा काटना। चरखा काटना, जो गोल गोल काटते हैं चरखा, उसको स्पिन कहते हैं। एम्प्टी कंसीट्स, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, कंसीट्स का मतलब होता है किस्से कहानियाँ। हाइपोथेसिस का मतलब होता है मफरूज़े। वो कह रहा है कि भाई जो गुड होम्योपैथ है उसको बातों का चरखा नहीं काटना चाहिए, ख्याली पुलाव नहीं पकाना चाहिए, और हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। किसके बारे में? नेचर ऑफ इनर ऑर्गेनिज्म, के जो अंदर इंसान का कोई ऑर्गन बीमार है, कोई अज़ा बीमार है, उसके बारे में ऐसे तुक्के ना लगाओ, कॉज एट्सेट्रा, उसकी वजह के बारे में तुक्के ना लगाओ। मिसाल के तौर पर कोई चला जाए, हमारे यहाँ अक्सर लोग कह देते हैं जी इसको अंदर गर्मी हो गई है, इसको अंदर सर्दी हो गई है, इसके अंदर के मसल ख़राब हो गए हैं। वो कहता है कि इस तरह की बातें जो हैं ये मत करो, ये मफरूज़े ना कायम करो। टू अस्टॉनिश द इग्नोरेंट, आप जाहिल लोगों को हैरान करते हैं किस्से कहानियाँ सुना के। अब खुद ही आप देख लें कि लोग इस तरह के किस्से कहानियाँ सुनाते हैं या नहीं सुनाते। बड़े लोग सुनाते हैं, इसमें कोई शक वाली बात है। नेक्स्ट, इसी फोटो में नोट में वो कहता है डिसीविंग सफरिंग ह्यूमैनिटी विद आइडल टॉक। ये जुमला भी फुट नोट से लिया गया। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। सफरिंग ह्यूमैनिटी का मतलब है दुखी इंसानियत। विद आइडल टॉक, आइडल टॉक का मतलब होता है हमाकत वाली गुफ्तगू। अब आपको फेसबुक पे हमाकत ज़ा गुफ्तगू बड़ी मिलेंगी। लोग जब अपना माल पानी बेचते हैं तो फजूल दावे करते हैं,
पंपस स्लोगन लगाते हैं कि हम इतने दिनों में बवासीर ख़त्म कर देंगे, हम इतने दिनों में ये कर देंगे, हम इतने दिनों में ये कर देंगे। वो कहता है ये सब इंसानियत को धोखा देने के मुतरादिफ है। व्हाट इज़ आइडल टॉक? वो कहता है कि हमाकत वाली गुफ्तगू क्या होती है। हमाकत वाली गुफ्तगू मैं बताता हूँ आपको। हमाकत वाली गुफ्तगू ये है कि मिरिंडे की बोतल बंदा पकड़ रही और कहे इसमें ये 7 दुआएं या 5 दुआएं मिला के दी जाएं तो गाल ब्लैडर स्टोन बाहर आ जाता है। ये हमाकत है बहुत बड़ी। ना किसी बुक में लिखा है, ना हनुमान ने इसका प्रचार किया है। इसी तरह से कोई ऑर्गन ख़राब हो जाए तो उसके बारे में कोई बंदा कहे जी मैंने ये नुस्खा इख्तियार किया, अभी नुस्खा इसमें है ही नहीं, आप कैसे किसी को नुस्खा दे सकते हैं? तो ये सारी हमाकत वाली गुफ्तगू है जिसका ना कोई सर है ना कोई पाँव है। आगे मैंने एक ये लिखा है द एल्केमिस्ट। ये एक प्ले है बड़ा मशहूर, ये डॉक्टर जॉनसन ने लिखा है। आपको कभी मौका मिले तो इस प्ले को पढ़िएगा। इसमें वो जो है चंद लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, उनसे पैसे इकट्ठे करता है कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ बनाने लगा हूँ जिससे हर शय सोना बन जाएगी। लोगों से पैसे इकट्ठे करके तो बाद में वो एक जगह पे आग जलाता है और लोगों को कहता है खुदा का नाम है दुआएं मांगो, ये हो रहा है वो हो रहा है। आखिर आके एक बहुत बड़ा धमाका होता है, धड़म करके हर चीज़ ख़त्म हो जाती है और कहता है आपके पैसे भी गए, मेरे भी गए, हर चीज़ ख़त्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं। धमाका हो गया क्योंकि कुछ तेज़ाब ज़्यादा डल गया था। तो हमारे यहाँ भी बाज़ माशाल्लाह डॉक्टर साहबान ऐसे ही करते हैं, वो एल्केमिस्ट से कम नहीं है। नेक्स्ट मैंने लिखा है जी डॉक्टर एंड प्लम्बर। कहते हैं कि कोई बंदा था, वो था बेचारा प्लम्बर लेकिन डॉक्टर बन गया। एक बार उसके पास एक औरत आई, उस बेचारी को पेशाब का मसला था। तो उसने उससे कहा कि डॉक्टर साहब असल में मुझे मसला क्या है, काइंडली ये तो बताएं। तो उसको भी इस तरह की बेवकूफ़ गुफ्तगू करने की बड़ी आदत थी, क्योंकि प्लम्बर का काम करता था। कहने लगा अम्मा जी ताड़ियाँ बोखियाँ ख़राब ने। तो आप काइंडली इस तरह की हमाकत ज़्यादा गुफ्तगू करके अपनी कदर व कीमत मत घटाएं, क्योंकि जो अच्छा होम्योपैथ होता है वो कभी इस तरह की जाहलाना गुफ्तगू नहीं करता। कभी किसी को मरिंडे की बोतल दे दो, कभी किसी को खरबूजे के अंदर दवाएं छिड़क कर खिला दो, कभी किसी को कुछ कहो। तो ये सारी बेवकूफ़ी और हमाकत पे मबनी गुफ्तगू है। ये मैं नहीं कह रहा है, ये हनुमान कह रहा है अपने फुट नोट में कि खुदारा इन चीज़ों से बचो। अ ट्रू होम्योपैथ इज नेवर डिसऑनेस्ट एट ऑल। याद रखना, अच्छा होम्योपैथ कभी भी झूठा नहीं होता। जो मर्जी हो, वो ये नहीं करता कि दावे तो करता है अपनी स्पीचेस में, अपने लेक्चर में सिंगल रेमेडी के, लेकिन मरीजों को 4-4 दवाएं भी भेज देता है, 5-5 दवाएं भी भेज देता है। अच्छा होम्योपैथ कभी भी झूठा नहीं होता। और याद रखना, मोमन कभी झूठा नहीं होता, जो मर्जी हो। अल्लाह पाक हम सब के हाल पे रहम फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच जी। अगर किसी दोस्त को, किसी साथी को इस लेक्चर के बारे में कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। खुश रहें जी, दुआ में याद रखना। बारक अल्लाह फी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।